अब मैं आपको ग्रुप में नोट सेंड कर दूंगा, ये सारे कमर्शियल सेल्स करेंगे अपन आज। कमर्शियल सेल करेंगे, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होते हैं, और लास्ट में अपन कोरोजन करेंगे। ओके, ऑडियो लेस आ रही है क्या ऑडियो? मेरे को तो लगता नहीं लेस आ रही है। वॉल्यूम इंक्रीज करो, सब सही है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर कम है थोड़ा बहुत, देखो कम रहेगा, सिस्टम से लगा के कर रहे हैं तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। ओके चलो स्टार्ट करें फिर फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो हमारा जो इससे पहले तक का टॉपिक था कंसंट्रेशन सेल तक, वो हमने अच्छे से कर लिया है। अब बस हमारा लास्ट टॉपिक रहता है जिसके अंदर हम कमर्शियल बैटरीज को पढ़ते हैं, कमर्शियल सेल्स के बारे में बात करते हैं। ओके, जो हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं। और इसके साथ साथ एक टॉपिक और करेंगे, वो करेंगे हम कोरोजन का। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन करेंगे, वो भी करेंगे। बस लास्ट का ये पोर्शन रहता है। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर डायरेक्ट आ जाता है कि बताओ सेकेंडरी सेल और उसकी कंस्ट्रक्शन मतलब करो, सेकेंडरी सेल के बारे में पूरा बताओ, प्राइमरी सेल के बारे में पूरा बताओ, फ्यूल सेल को बताओ। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है 3 to 4 मार्क्स का, जिसमें अंदर आपको सेल बनाना भी है और उसके बारे में लिखना भी है और साथ में उसकी रिएक्शन भी लिखनी है। ओके, और अगर मैं आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, देखो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू में थ्योरी तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ प्राइमरी सेल के अंदर कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी। तो उस तरह से हमें पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको एक सिंगल पिक्चर है, उसके अंदर लिखने का कोई काम नहीं है, सारे नोट्स मिल ही जाएंगे आपको। तो फिर लिख के क्या ही करोगे अब इसको? ओके, लिखोगे तो फिर 10 5 7 पेज होंगे, टाइम लग जाएगा इसमें। ओके, और क्लास हमारी क्या जल्दी भी खत्म हो जाए। सो उसके जो एक मैं बता रहा हूँ आपको एक टेबल बनानी है, लास्ट में टेबल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसके अंदर आपको लिखना है कि हाँ प्राइमरी सेल का अगर ये वाला सेल है तो उसके अंदर कैथोड क्या होगा, उसके अंदर एनोड क्या होगा, किस कौन क्या काम करेगा, रिएक्शन कैसे होगी। बस कंपटीशन के लिए तो सिर्फ आपको सिंगल एक पेज बनाना है इन सब का और वो करना है। ओके, और बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ये, बोर्ड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट आ जाता है कि प्राइमरी सेल को डिफाइन करो, उसके बारे में बताओ। क्योंकि जैसे प्राइमरी सेल भी आगे दो टाइप के करेंगे हम, ट्राई सेल और एक मर्करी सेल करेंगे। तो ऐसे आ जाएगी, बट ड्राई सेल के बारे में लिखो, उसके बारे में बताओ। तो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है। ओके, समझ आ गया? करें स्टार्ट फिर अब? हाँ जी, करें स्टार्ट। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो हमारे पास जो हम कमर्शियल सेल्स पढ़ते हैं ना, कमर्शियल सेल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ओके, कमर्शियल नीति का ओके, कमर्शियल सेल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब वही है, प्राइमरी सेल मतलब जो सिर्फ हम इसको एक बार यूज कर सकते हैं, उसको हम दोबारा अपन रिचार्ज नहीं कर सकते, उसको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। जैसे हमारी हम टीवी के रिमोट में डालते हैं, क्लॉक में डालते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं डबल ए ट्रिपल ए वाले जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। और जो जैसे वो जिसमें डालते हैं, कैलकुलेटर में डालते हैं, बटन सेल जो होते हैं, वो सारे के सारे प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। जो हम घर में यूज करते हैं डबल ए ट्रिपल ए, टॉर्च में यूज करते हैं, मतलब जिसको अपन दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे कहाँ पर आएंगे? वो सारे के सारे आएंगे प्राइमरी सेल के अंदर। सारे के सारे कहाँ आएंगे वो? हाँ, हैंड वॉच के अंदर डालते हैं वो प्राइमरी, बटन सेल डालते हैं उसके अंदर अपन, तो वो सारा प्राइमरी सेल ही होता है वो। ओके, ठीक है। एक होता है हमारे पास सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल वो है जिसको हम रिचार्ज कर सकें। ओके, जैसे हमारी लेड स्टोरेज बैटरी होती है, जो घर में इन्वर्टर की बैटरी है, जो बाइक्स में एक्टिवा के अंदर जो बैटरी होती है, गाड़ियों के अंदर जो बैटरी है, मतलब जिसको रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, वो सेकेंडरी सेल के अंदर आएगा। अब देखो एक सेल आता है डबल ए बी ट्रिपल ए बी, एक होता है नॉन रिचार्जेबल, एक होता है चार्जेबल। देखोगे ना जैसे उसके ड्यूरासेल के चार्ज आते हैं, तो ड्यूरासेल के चार्जेबल सेल भी आते हैं और नॉन रिचार्जेबल भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं। ओके, सो जो नॉन रिचार्जेबल है वो तो आएंगे प्राइमरी सेल के अंदर। जो चार्जेबल है, डबल ए ट्रिपल ए की बात करूं, समझ पा रहे हो ना डबल ए ट्रिपल ए क्या होता है? पता है आपको? सुना है कभी डबल ए ट्रिपल ए सेल? बताओ पहले। नहीं सुना? देखो एक ना रिमोट में बिल्कुल पतला सा सेल डलता है, लंबा सा बारीक सा सेल होता है, वो होता है ट्रिपल ए। वो ट्रिपल ए सेल बोलते हैं उसको। कभी आपने देखा हो, देखा करो इन चीजों को ना, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पेंसिल सेल बोलते हैं, बिल्कुल सही। ट्रिपल ए सेल होता है वो हमारा। ओके, एक थोड़ा सा उसकी थिकनेस ज्यादा होती है, वो होता है हमारा डबल ए सेल। वो हमारा डबल ए सेल होता है। हाँ हाँ, ट्रिपल ए का मतलब मेरे को पता नहीं, बट उसको ट्रिपल ए सेल लिखा होता है, उस पर डबल ए सेल लिखा होता है। ओके, सो जो पेंसिल सेल होता है ना, वो ट्रिपल ए होता है। ओके, और जो थोड़ा सा उसकी थिकनेस ज्यादा होती है वो डबल ए होता है। आजकल सारी चीजें वैसे ट्रिपल ए में आ रही हैं, डबल ए को कम ही यूज कर रहे हैं। डबल ए से पहले एक बहुत हैवी सेल भी आते थे पहले, वो बड़ी बड़ी टॉर्चेस में डलते थे। ओके, तो वो अब अपन यूज नहीं करते, वो आजकल यूज ही नहीं करते, क्योंकि जितना स्पेस कम ले, आजकल चीजें ऐसे चल रही है ना जो स्पेस कम ले। सो वही है। हाँ, रेडियो में डलते थे पहले, तो वो तो बिल्कुल ही आउट ऑफ ट्रेंड ही हो गए वो तो,
क्योंकि इतने बड़े सेल के लिए जो डिवाइस होगा डिवाइस भी बड़ा होगा, तो इतना नहीं चल रहा वो, ठीक है। आजकल ट्रिपल ए में सारा कुछ शिफ्ट हो रहा है। अब मैं वही बता रहा हूँ, एक आते हैं नॉन रिचार्जेबल, एक आते हैं रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल एक रिचार्जेबल आते हैं, ऐसे ट्रिपल ए भी नॉन रिचार्जेबल आते हैं, रिचार्जेबल आते हैं। जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं वो तो आएंगे प्राइमरी सेल के अंदर, ओके, वो तो प्राइमरी सेल में ही। जो रिचार्जेबल होंगे, रिचार्जेबल वाले के ऊपर देखना लिखा होगा निकल कैडमियम, निकल कैडमियम सेल भी बोलते हैं उसको। सो वो हमारे सेकेंडरी सेल के अंदर आएंगे, ओके, वो सेकेंडरी सेल के अंदर आएंगे। अभी सबको कराऊंगा मैं, हर एक का एग्जांपल करेंगे, हर एक को अच्छे से करेंगे, पूरे करेंगे, ओके। अब देखो प्राइमरी सेल जो सिर्फ एक ही बार यूज होंगे उसको अपन दोबारा यूज नहीं कर सकते, ड्राई सेल और मर्करी सेल उसके एग्जाम्पल हैं। सेकेंडरी सेल जिसको हम यूज कर सकते हैं ओवर एंड अगेन, इसकी भी एक लिमिट होती है कि इतने साइकिल चलेगा, इतने साइकिल मतलब इतने बार वो रिचार्ज हो सकता है। जैसे घर में इन्वर्टर की बैटरी है, नॉर्मल 3 से 4 साल चलती है, ठीक है ना। सो वही है कि इतने टाइम उसको रिसाइकल रिचार्ज कर सकते हैं, इतने साइकिल वो चलेगा, ओके। उसके अंदर लेड स्टोरेज बैटरी आएगी और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल आते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी वही होती है जो इन्वर्टर में लगती है, बाइक में लगती है, गाड़ियों में लगती है, जो भी है वो सारी लेड स्टोरेज बैटरीज होती हैं। आजकल लेड स्टोरेज बैटरीज आ रही हैं, ओके। निकल कैडमियम हो गए हैं जो हमारे रिचार्जेबल सेल होते हैं, जो हमारे रिचार्ज जो ट्रिपल ए डबल ए सेल होते हैं ना, वो ऐसे आते हैं हमारे पास जो हम रिचार्ज भी कर सकते हैं। 700-800 रुपए के आते हैं, वो तो थोड़े ज्यादा होते हैं, नॉर्मल सेल 10 रुपए का आ जाता है। तो जो 700-800 वाले हैं वो रिचार्जेबल हैं। हाँ, कैमरा में डालते हैं, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। कैमरा के अंदर जो डालते हैं ना वो अपन रिचार्जेबल ही डालते हैं, क्योंकि दूसरे वाले तो 2 मिनट में खत्म हो जाते हैं कैमरे में, ठीक है ना, कैमरे में डालते हैं। सो वो निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होते हैं। बताओ ये चीज समझ आई है या नहीं आई है? सुना है जो मैंने बताया आपको? लैपटॉप के अंदर तो बैटरी डलती है, वो तो लिथियम आयन बैटरी होगी ना। लिथियम आयन बैटरी हमारे सिलेबस में नहीं है, लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी, वैसे आजकल सारी चीजें लिथियम आयन बैटरी पे ही आ रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिथियम आयन बैटरी का साइज भी कम है, उसकी उसकी जो पावर है उसकी पावर भी ज्यादा है, ज्यादा वो इलेक्ट्रिसिटी देते हैं वो, ओके। चार्ज भी जल्दी हो जाते हैं, स्पेस कम है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है लिथियम आयन बैटरी, ओके। कॉस्टली भी है थोड़ा वो। अच्छा, एक होता है हमारे पास फ्यूल सेल होता है हमारे पास। अब फ्यूल सेल का काम ये होता है कि फ्यूल सेल ना, मतलब इसके लिए कोई साइकिल की लिमिट नहीं है। देखो प्राइमरी सेल हमारे एक ही बार चलेंगे, सेकेंडरी सेल अपन उसको बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, पर इसकी भी मतलब एक टाइम बाद तो ये भी खत्म हो जाएंगे ना। बट फ्यूल सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको जितने मर्जी बार आप यूज कर लो। मतलब हमें इसके अंदर क्या होता है, H2O2, जैसे H2O2 एक फ्यूल सेल का एग्जांपल है, बताऊंगा अभी आगे डिटेल में करेंगे। H2 और O2 गैस डालते हैं अपन इसके अंदर, और ये सेल काम करता है स्पेस क्राफ्ट के अंदर, इसी सेल का यूज करते हैं फ्यूल सेल का, ओके। तो ये कि आप H2O2 जितनी मर्जी बार डाल दो उतनी बार सेल काम करता रहेगा, जितनी H2O2 डालोगे उतना सेल काम करेगा, H2O2 नहीं डालोगे सेल काम नहीं करेगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, जितनी मर्जी बार यूज करते रहो, बट H2O2 डालते रहो सेल काम करता रहेगा, ओके। सर लेड स्टोरेज बैटरी कहाँ यूज होती है? जो इन्वर्टर की बैटरीज होती हैं वो यही होती है, लेड स्टोरेज बैटरी, इन्वर्टर में जो बैटरी यूज करते हैं, ओके। समझ आ गया? तीनों चीजें पता चली है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, फ्यूल सेल क्या होता है। सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी ये। इवन वैसे ये मेरे ही खुद के बनाए नोट्स हैं, ये सीबीएसई के हैं वैसे ये वाले नोट्स, तो आपको पीडीएफ में दे दूंगा इसकी। चलो, अब देखो प्राइमरी सेल ना हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास ड्राई सेल, एक होता है हमारे पास मर्करी सेल। एक होता है ड्राई सेल और एक क्या होता है, हमारे पास मर्करी सेल होता है। ड्राई सेल वही लगा लो जो हमारे पास पेंसिल सेल होते हैं, डबल ए और ट्रिपल ए वाले। डबल ए जो ट्रिपल ए होंगे वो हमारे पास वो ड्राई सेल होंगे हमारे पास वो, ओके। और जो बटन सेल होते हैं जो हैंड वॉच में डलते हैं, कैलकुलेटर के अंदर डलते हैं, ओके, वो हमारे मर्करी सेल होते हैं, ओके। बटन सेल बोलते हैं मर्करी सेल को। और ये डबल ए ट्रिपल ए वाले पेंसिल सेल रिमोट के अंदर जो डलते हैं वो हमारे ड्राई सेल होते हैं वो, ओके। अब देखो इसका तो ऐसे ही लिखना आपने, जैसे मैंने सेम लिखा हुआ सेम इसको अपने उसमें लिख लेना है। ये हमारा सेल बना रखा है, यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जो जिंक की होते हैं, जो बाहर कोटिंग होते हैं जिंक की होता है वो। अगर आप सेल को उतारोगे ना, सेल के ऊपर ना एक वो लगा होता है, कोटिंग हो रखी होती है। कोटिंग क्या है, वो थोड़ा सा वो एक तरह से गत्ते सा लगा होता है वो, ठीक है ना। उसको अगर आप ऊपर से उतार दोगे तो नीचे व्हाइट व्हाइट सा आ जाएगा, तो वो जिंक होता है। नीचे व्हाइट व्हाइट सा आएगा। ऊपर वाली अगर लेयर को उतार दोगे ना, ऊपर वाली लेयर को उतारोगे, ऊपर वाली लेयर उतारनी, जस्ट मैं पूरा सेल ब्रेक डाउन करने की नहीं बोल रहा, जस्ट आप ऊपर वाली लेयर को उतार दोगे, जो है ऊपर वाली लेयर में नॉर्मल कागज से कहीं हार्ड हार्ड कागज है वो, ओके। तो जिंक होता है वो, ओके। तो जिंक यहाँ पे जो काम करता है ना वो एनोड का काम करता है। जिंक यहाँ पे जो काम करता है वो एनोड का काम करता है, ओके। तो ये जिंक हो गया हमारे। अच्छा, जिंक अब उसके अंदर देखो ये है, ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस एरिया के अंदर, पूरे एरिया में यहाँ पे आप एनसीईआरटी भी खोल सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर भी लिखा होता है। सिल्वर, हाँ सिल्वर कलर होता है वो जिंक है, सिल्वर कलर का होता है, जिंक होता है, ओके।
और इसके अंदर ना पेस्ट होता है NH4Cl का और ZnCl2 का, इसके अंदर ना पेस्ट होता है NH4Cl का और ZnCl2 का पेस्ट होता है यहाँ पे। ओके, बीच में अगर आप पूरे सेल को ब्रेक डाउन करोगे ना, ब्लैक सा निकलेगा, ग्रेफाइट का होता है, ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड होती है बीच में पूरे, ये जो है पूरे ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड है, ये पूरे सेल को अगर आप कर दोगे तो ग्रेफाइट की होती है ये। ओके, ये ग्रेफाइट लिखा हुआ, ये कैथोड का काम करता है। ओके, ये ऊपर उसकी कैप होती है, यहाँ पे मेटल लगा रखे होते हैं, मेटल की कैप होती है यहाँ पे ये। ओके, ये पॉजिटिव पोल होता है हमारा, और यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव पोल होता है। इसी तरह होता है ना, ऊपर पॉजिटिव पोल होता है, नीचे क्या होता है नेगेटिव, ऊपर छोटा सा बटन सा निकला होता है थोड़ा सा, ये पॉजिटिव पोल का काम करता है और ये नेगेटिव पोल का काम करता है। ओके, बचपन में आपने बहुत कलाकारियां की होंगी, नई नई आपने कार बनाई होगी, ये क्या होगा, बैटरी लाए होंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ किया ही होगा। पक्की बात है। ओके, बीच में भी क्या होता है, बीच में MnO2 होता है, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे MnO2 होता है। ठीक है, NO2 प्लस कार्बन, कार्बन तो यही होगा यहाँ पे। ओके, हाँ, बीच में ब्लैक ग्रेफाइट होता है। अब देखो मेन इसका काम क्या है, मेन क्या होता है, तो ड्राई सेल इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांजिस्टर क्लॉक्स में लिखा हुआ है। ये कह रहा है जो ग्रेफाइट रोड है वो कैथोड का काम करेगा, और जो जिंक कंटेनर है वो एनोड का काम करेगा। ओके, अब जिंक कंटेनर के साथ क्या, जिंक कंटेनर के साथ पेस्ट है, किस किस का पेस्ट है, NH4Cl का और ZnCl2 का, NH4Cl का और ZnCl2 का पेस्ट है। ओके, और जो ग्रेफाइट रोड है ना, ग्रेफाइट रोड सराउंडेड है MnO2 से एंड कार्बन से। ये ग्रेफाइट रोड है, इसके सराउंडिंग में तो MnO2 है और कार्बन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा NH4Cl और MnCl2 है। ओके, NH4Cl और ZnCl2। इस पूरे को बंद किया गया है टॉप विद पिच, ऊपर पिच लगाई हुई, इसको पिच बोलते हैं, ऊपर जो बोल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से सील्ड किया कर दिया यहाँ से इसको, ये पिच है। ओके, द जिंक कंटेनर इज कवर्ड विद कार्डबोर्ड। हाँ, ये जो जिंक कंटेनर मैं कह रहा हूँ, कार्डबोर्ड को अगर ऊपर से हटाओगे तो एक सिल्वर कलर का आएगा, वो जिंक है, सिल्वर कलर का आएगा। कार्डबोर्ड को हटाओगे सिल्वर कलर का आएगा, वो जिंक है। ओके, कईयों में कार्डबोर्ड होता है, कईयों में कार्डबोर्ड नहीं होता, तो कईयों के अंदर एक नॉर्मल मेटल सा लगा होता है। ओके, वो जिंक नहीं होता, बट वो कोई और होता है। क्लियर? जो इस सेल की जो वोल्टेज है वो 1.25 से टू 1.5 तक होती है। ओके, अब देखो होता क्या है, रिएक्शन हमारी क्या होते हैं, मेन है रिएक्शन। सेल बनाना है आपने, थोड़ा सा उसके बारे में लिखना है। ओके, कंस्ट्रक्शन लिखनी है, क्या क्या है उसके बताने हैं, और फिर करनी है आपने रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर क्या होता है, देखो जो हमारा जिंक है, जिंक काम करता है एनोड का, और एनोड पे क्या होता है, हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। जिंक कहाँ जाएगा, जिंक जाएगा जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। जिंक है, जिंक कहाँ जाएगा, जिंक जाएगा हमारा जिंक टू पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो हमारा MnO2 है, जो हमारा MnO2 है, ये लगा लो कि NH4 पॉजिटिव और MnO2 ये बनेगा यहाँ से, देखो और Mn के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे +4 चार्ज है। Mn2O3 के ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे है +3 चार्ज, है ना। तो क्या हो गया इसका, Mn का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। Mn का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया। तो कैथोड पे फिर रिडक्शन होता है, तो ये रिएक्शन हमारी कैथोड की रिएक्शन होगी यहाँ पे। ओके, सो उसी के अकॉर्डिंग आपने ये करना है। MnO2 कहाँ जाएगा, Mn2O3 में जाएगा। ओवरऑल आप इस रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हो बाद में, और दोनों को ऐड करो और हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आएगी। ओके, जब तक MnO2 है तब तक तो रिएक्शन होएगी, जैसे MnO2 सारा का सारा Mn2O3 में कन्वर्ट हो गया, फिर रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन हमारी बंद हो जाएगी, मतलब सेल काम करना बंद कर जाएगा ये। ओके, सो ये है हमारा प्राइमरी सेल का सबसे फर्स्ट एग्जांपल, दैट इज ड्राई सेल। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारा यहाँ पे ड्राई सेल। ओके, हाँ जी, क्लियर है। जिंक जहां पे भी आएगा, जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ये उसका ऑक्सीडेशन ही होगा जिंक का। ओके, ये कहते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा दूसरों को वो रिड्यूस करेगा, खुद का क्या होगा, खुद का उसका ऑक्सीडेशन होगा। ओके, तो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही सारी की सारी हमारी स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। ओके, देखो ये था हमारा सबसे फर्स्ट, दैट इज ड्राई सेल, प्राइमरी सेल का जो एग्जांपल है। ग्रेफाइट कहाँ पे, जो बीच में ये रोड है, ये ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट की रोड है। हाँ, जो आपने बचपन में इसके ऊपर ईंट मारी होगी और अंदर से जो ब्लैक कलर का निकला होगा वो ग्रेफाइट है ये। चलो, उसके बाद है मरकरी। उसके बाद है मरकरी। मरकरी सेल वही होते हैं, वही हमारे बटन सेल बोलते हैं इनको हम नॉर्मल ना, जो कैलकुलेटर के अंदर यूज होते हैं, वही हमारे मरकरी सेल होते हैं। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, मरकरी का ऑब्वियसली मरकरी का कंपाउंड होगा, तभी इसको मरकरी सेल बोलते हैं। इनकी जो करंट होता है, करंट इनका कम होता है, बहुत ही अगर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा सा करंट चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं इसको। हियरिंग डिवाइस में, वॉचेस के अंदर इसको हम यूज करते हैं। ओके, इसके अंदर भी जिंक का ही कंटेनर होता है, होगा देखो, इसके अंदर जो ये है कंटेनर, इसके अंदर भी ये जिंक का कंटेनर होता है। अब इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं होती भाई, आपको पता है कि बटन सेल के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं होती, वो नॉर्मल ही होते हैं वो। ओके, तो समझो वो जिंक ही है, वो नॉर्मल ही होता है, वही हमारा जिंक होता है वो। ओके,
बीच में वही कार्बन का ग्रेफाइड की हमारी कैथोड आ गया ये, और ये हल्का सा पॉइंट सा ऊपर होता है ये, ओके। और इसके अंदर पेस्ट होता है, किस किस का पेस्ट होता है, HgO, मरकरी HgO का पेस्ट होता है इसके अंदर, तभी इसको मरकरी सेल बोलते हैं, HgO का इसके अंदर पेस्ट होता है ये, ओके। पोरस, जिंक के अंदर हल्के से एक पोरस पोरस वो होता है एक तरह से मेम्ब्रेन टाइप से लगा लो, होती है यहाँ पे जिंक के बिल्कुल साथ साथ, ओके। अब वही है कि इसके अंदर लिखा हुआ देख लो एक बार क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर एज ए एनोड, जिंक कंटेनर यहाँ पे भी एनोड का काम करेगा, जिंक जहां पर आएगा मोस्टली केसेस के अंदर वो एनोड का काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसको रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है, ओके, ज्यादा नेगेटिव होता है। तो अ कार्बन रोड एज द कैथोड एंड अ पेस्ट ऑफ मर्क्यूरिक ऑक्साइड, Hg2 पॉजिटिव है ना, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होगा ये, मिक्स्ड विद KOH एज इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह का। और पोरस पेपर क्या है, जिंक को सेपरेट कर रहा है एनोड से। अब ये एनोड होगी है, एनोड, ये जिंक एनोड है और ये है, तो जो पेपर है, पेपर उसको सेपरेट कर रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड से, ओके। अब वही नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी, आप इसको OH चाइन मत भी लिखो, OH के साथ मत भी लिखो, रिएक्शन कुछ भी मत लिखो, नॉर्मल लिखो, जिंक कहाँ गया, जिंक 2 पॉजिटिव में गया, +2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे रिएक्शन भी लिख सकते हो। हाँ सर, ये ग्रुप में नोट्स डाल दूंगा मैं, नो डाउट, ग्रुप में नोट्स आपको मिल जाएंगे। जिंक कहाँ गया, जिंक 2 पॉजिटिव में गया, 2 इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हो, OH नेगेटिव के साथ चाहे मत लिखो। अब HgO, अब जिंक का तो क्या हुआ है, जिंक का तो हुआ है ऑक्सीडेशन, HgO क्या होगा, HgO का रिडक्शन होगा, ओके। तो Hg2 पॉजिटिव से कहाँ चला गया वो, Hg में चला गया, ओके, 0 पे चला गया ये, तो +2 से कहाँ चला गया वो, 0 में चला गया, तो इसका क्या होगा, इसका यहाँ पे रिडक्शन होगा। ओवरऑल रिएक्शन आप दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन आएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, OH H2O मत लिखो, ये इनके बिना भी आप ये एनोड भी लिख सकते हो, कैथोड भी लिख सकते हो, और ओवरऑल रिएक्शन भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यही इसके अंदर है, मैं वही बता रहा हूँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यही याद रखना कि कैथोड पे क्या होगा, जिंक होगा, जैसे HgO होगा, यहाँ पे जिंक एनोड पे होगा। कंपटीशन के लिए लास्ट में आपने टेबल बनानी है, टेबल भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, टेबल भी है मेरे पास, ओके, टेबल में आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पे कैसे करना है, आपको सेल भी बनाना है बोर्ड के अंदर, तो आपको सेल भी बनाना है पूरा, और सेल के लिखना भी है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ लिखना है, ओके। और थोड़ा सा इसके बारे में 2-4 लाइनें अपनी फेंक सकते हो, ओके, क्लियर है। सर ये एनसीईआरटी में है, हाँ एनसीईआरटी में होगा सारा, ये मैंने देखा नहीं, एनसीईआरटी में नो डाउट सारा होगा, अच्छे से होगा मैंने एनसीईआरटी में तो, ठीक है, समझ आया, ये क्लियर हुआ। जो हमारा मर्करी सेल है और ये हमारा ड्राई सेल, इसके अंदर तो किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल के ऊपर। अब सेकेंडरी सेल मैंने बताया, सेकेंडरी सेल कौन से होंगे, वो सेल होंगे जो क्या होंगे, जिसको हम अपन बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ओके। चलो, ऑटोमोबाइल्स के अंदर ये यूज करते हैं, इन्वर्टर्स के अंदर लिखा हुआ है देखो, ठीक है ना। तो एक ये नॉर्मल लेड स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल भी 2 टाइप के होते हैं, है तो बहुत सारे टाइप के, नो डाउट बहुत सारे, बट अपने सिलेबस के अंदर हम 2 टाइप के पढ़ते हैं। एक होती है लेड स्टोरेज बैटरी, एक होता है निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज बैटरी मैंने बता दिया, बाइक में, एक्टिवा में आप जो डलवाते हो, गाड़ी में जो डलवाते हो, घर के इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो सारी लेड स्टोरेज बैटरी है, वो सारी की सारी, ओके, इन्वर्टर वाली भी, हाँ। और जो आपकी निकल कैडमियम जो है, नेक्स्ट है निकल कैडमियम, सेकेंडरी में ही है शायद इसमें, हाँ है निकल कैडमियम, जो है निकेड सेल बोलते हैं उसको। ये मैंने बता दिया कि जो छोटे सेल होते हैं हमारे, पेंसिल सेल या AA ट्रिपल, उसी के अंदर ही रिचार्जेबल सेल आते हैं, देखे हो ना, जो कैमरे वगैरह में पहले डालते थे रिचार्जेबल सेल, अब तो कैमरे के अंदर लिथियम आयन बैटरी डलती है, पहले जो कैमरे होते थे उसके अंदर अपन सेल डालते थे, ड्यूरा सेल के सेल लाने हैं भाई, वो अच्छे चलेंगे, क्यों चलेंगे, क्योंकि वो रिचार्जेबल है, ओके। हाँ, 1000 रुपए के सेल लेके आते थे, तो वही सी नई निकल कैडमियम बैटरी वही है ये, ओके। चलो, जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये एक नॉर्मल बैटरी बनाई हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी होगी ये, नहीं 12 वोल्ट की होगी है ना, 6 प्लेटें लगी हुई ना, हाँ 12 वोल्ट की बैटरी होगी ये, हर एक का 2 वोल्ट है। देखो दिस इज यूज्ड इन मोबाइल, ठीक है, जनरली 12 वोल्ट लेड स्टोरेज बैटरी इज यूज्ड, भाई 12 वोल्ट जनरली यूज करते हैं। आप गाड़ी खोल लेना अपनी, उसके अंदर देखना बैटरी होगी, उसके ऊपर 12 वोल्ट लिखा होगा, शोरूम है, ठीक है। तो 12 वोल्ट की बैटरी यूज होते हैं, उसके अंदर 6 सेल होते हैं, जैसे 6 सेल हैं, 3 पॉजिटिव होंगे और 3 नेगेटिव होंगे, ऑल्टरनेट होते हैं, ऑल्टरनेट मतलब पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से होते हैं, ओके। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ओके, ये भी पॉजिटिव है। तो ये है, और साथ में हम क्या डालते हैं, साथ में एसिड, एसिड होता है, आपको पता है कि वैसे तो हम नॉर्मल पानी डाल देते हैं, बट उसमें एसिडिक वाटर डालना चाहिए, ठीक है ना। बारिश का पानी बोलते हैं डालने के लिए, हाँ, बारिश का पानी छान के डालो, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, हाँ बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसके अंदर ना,
तो इसलिए वो पानी डालते हैं। अब वाटर के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो वाटर उतनी ज्यादा क्या करेगा, कंडक्टिविटी कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। कंडक्टिव डिस्टिल वाटर डाल दोगे तो भाई काम ही नहीं करेगी बैटरी। डिस्टिल वाटर मतलब उसके अंदर कंडक्टिविटी कंडक्ट ही नहीं करेगा वो, तो वो नहीं करना आपने। वो बारिश वाला पानी डालते हैं, और वो भी डालना चाहिए एसिड रेन का वाटर। एसिड रेन कौन सी होती है, जो सीजन की पहली बारिश होती है वो एसिड रेन होती है, और उसका जो पानी डालोगे बैटरी के अंदर उसको छान के कहते तो हैं तो वो कनेक्टिविटी को ज्यादा कन्वर्ट करता है। अलग से पानी मिल जाता है डालने के लिए भी, ठीक है। तो 6 सेल होते हैं, जैसे कि 12 वोल्ट की बैटरी तो 6 सेल है, हर एक सेल 2 वोल्ट प्रोड्यूस करता है। ओके, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ, हर एक के अंदर लेड है, फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, जैसे ये है ना लेड प्लेट, दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको पेंसिल से लिखा हुआ, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते हुए नहीं आ रहा सही। लेड प्लेट लिखा है, फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड, नेगेटिव प्लेट का काम करेगा ये। स्पॉन्जी लेड होता है, लेड प्लेट होती है। अगर आपने कभी देखा हो तो आपने कभी शायद प्लेट्स देखी हो नहीं देखी हो, किसी इन्वर्टर वाले पे जाना, वहां पे देखना, एक ब्लैक, वो ना 2 तरह के वो प्लेट्स यूज करते हैं। 2 तरह के प्लेट्स कौन कौन सी होती हैं, अगर आप कभी बैटरी अगर आपने लगवाने का प्रयास है तो आप खैर कभी नहीं गए होंगे, मैं पक्का श्योर हूँ। तो वहां पे अगर कभी गए हो तो बाई चांस देख लेना, वहां पे एक ना ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं, ऐसे ब्लैक कलर की प्लेट्स होती हैं, एक होती है थोड़ी सी मैं कहूँ तो हल्का सा ऑरेंज कलर का होता है, हल्की सी ऑरेंज कलर की होती है। अगर आपने कभी देखा हो तो इस तरह से होती हैं प्लेट्स, यहाँ पे उसके वो टर्मिनल लगे होते हैं, और यहाँ पे भी टर्मिनल लगे होते हैं। ये हमारी ये एक ब्लैक कलर की होती है, ये पूरी ब्लैक कलर की होती है। ओके, और ये थोड़ी सी ऑरेंज कलर की होती है, ये होती है हमारी नेगेटिव, ये हमारी नेगेटिव प्लेट होती है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट होती है। अब जैसे बोला स्पॉन्जी लेड, आप इसको चाहे नेगेटिव प्लेट को हल्का सा पुश करके देखो, हल्का सा दबा के देखोगे तो थोड़ा सा वो होगा, वो स्पॉन्जी लेड है ना उसके अंदर, हल्का सा अगर करके देखोगे, दबा के देखोगे तो वो हो जाएगा, ये थोड़ा स्पॉन्जी टाइप से है, ये स्पंज जैसे होता है। ओके, और जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर लेड ऑक्साइड होता है, वो पॉजिटिव प्लेट का काम करते हैं, वो लेड ऑक्साइड्स होते हैं, PbO2, ठीक है ना, वो लेड ऑक्साइड का काम करते हैं। और बीच में हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं इसके अंदर, और भी बहुत सारे फिर टर्मिनल बनाते हैं, हर एक को इनको कनेक्ट कर दिया जाएगा एक टर्मिनल से, फिर इनको पॉजिटिव वालों को अलग कनेक्ट करना है और नेगेटिव वालों को अलग कनेक्ट करना है यहाँ पे। ओके, चलो, ये सारा लिखा हुआ है। फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड एक्ट एज एनोड, फिल्ड विद लेड ऑक्साइड एक्ट एज कैथोड, जो लेड ऑक्साइड होगा वो कैथोड का काम करेगा, और जो स्पॉन्जी लेड होगा वो एनोड का काम करेगा। ओके, चलो, अब इनका ना 2 प्रोसीजर होता है कि एक डिस्चार्जिंग करनी है, एक चार्जिंग करनी है। पहले रिएक्शन की पहले क्या होगी, डिस्चार्ज होगा, और फिर क्या होगी, वो चार्ज होगी। ओके, अच्छा मेरे को ये बताओ, जब वो डिस्चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह? जब वो डिस्चार्ज होगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह? अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ रहे हैं, बताना कोई अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये अभी मेरे को बताओ, क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टे, हाँ मतलब गैल्वेनिक कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कर रहे हैं? अब इसकी क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये बताओ। चलो, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है? देखो, हम पढ़ रहे हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक के अंदर क्या होता है कि रिएक्शन होगी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर वो कन्वर्ट होगी। ओके, इसमें भी तो यही हो रहा है, रिएक्शन हो रही है और जो इसकी केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है ना। अब जैसे कि जैसे हमने पूरी बैटरी चार्ज चाहिए, और पूरी चार्ज है तो फिर क्या होगी, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन हो रही है, आप उसको यूज कर रहे हो। ओके, तो डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी, तो रिएक्शन क्या होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या रिएक्शन होगी? ओके, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ने, देखो SO4 में वही बोल रहा हूँ, SO4 लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो Pb कहाँ जाएगा हमारा, जो स्पॉन्जी लेड है वो Pb2 पॉजिटिव में जाएगा, जो स्पॉन्जी लेड है वो कहाँ जाएगा, Pb2 पॉजिटिव में जाएगा वो। ओके, कैथोड पे क्या होगा, जो PbO2 है, PbO2 का मतलब यहाँ पे कितने हैं, +4 है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, और यहाँ पे कितना हो गया, +2, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ओके, वही मैं बोल रहा हूँ, SO4 वगैरह लिखना चाहते हो देख लेना, ओवरऑल रिएक्शन बस सही होनी चाहिए आपकी, उसके अकॉर्डिंग लिख लेना। सो एनोड पे क्या होगा, Pb हमारा Pb2 पॉजिटिव में जाएगा, और जो कैथोड है, कैथोड पे Pb+4 से कहाँ जाएगा, Pb+2 में जाएगा। ओके, और ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी। ये तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग का मतलब है कि वो हमारा काम करेगा इलेक्ट्रो गैल्वेनिक सेल की तरह, वो किसका काम करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह वो काम करेगा। जो केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। ओके, जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं तो वो सेल जो है ना हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये,
मैंने आपको गैल्वेनिक सेल कराया था, डैनियल सेल में मैंने आपको उसका एग्जांपल कराया था उसके अंदर, ओके। तो मैंने शायद वहां पे पता नहीं केस नहीं कराया, अब इसको ये नॉर्मल भी होता है। देखो जो हमने गैल्वेनिक सेल किया था, गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी स्पॉन्टेनियस, और वहां से केमिकल एनर्जी मिल रही थी, वहां से क्या होता है, केमिकल एनर्जी मिल रही थी, ओके। अब होता क्या है कि ना हम वहां पे हम उसको एनर्जी खुद दे भी सकते हैं, जो वो गैल्वेनिक सेल है ना हमारा गैल्वेनिक सेल, हम उसको खुद एनर्जी दे भी सकते हैं। बट अगर हम उसको खुद एनर्जी देंगे ना, वो सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा फिर वो, क्योंकि हम उसको एनर्जी दे रहे हैं। रिएक्शन अपोजिट हो जाएंगे, कैथोड नोड अपोजिट हो जाएंगे, सब कुछ अपोजिट हो जाएगा, मतलब हम उसको दे रहे हैं, हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, ओके। तो फिर वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वो काम करेगा। ऐसे ये है हमारा, ये हमारा गैल्वेनिक सेल है जब डिस्चार्जिंग हो रही है। बट जब हम उसको चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने का मतलब है कि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। क्योंकि हम नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे हो रही है, देखो हमें पता है कि Pb+2 में है, अब यहाँ से Pb+4 में जा रहा है, और हमें पता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb+2 ज्यादा स्टेबल होता है। अब Pb+2 से +4 में जा रहा है ना, तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रही है, ये होगी रिएक्शन, क्योंकि हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बाहर से हम वर्क डन कर रहे हैं, एक तरह से ये लगा लो, ओके। तो फिर जो रिएक्शन हमने ऊपर लिखी है ना, वो इसकी अपोजिट हो जाएंगी। Pb हमारा PbSO4 बना रहा था, यहाँ पे PbSO4 हमारा Pb बनाएगा। PbO2 हमारा PbSO4 बना रहा था, PbSO4 हमारा PbO2 बनाएगा। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन हमारी अपोजिट हो जाएगी, ओके। वो है डिस्चार्जिंग और ये है ड्यूरिंग चार्जिंग। बताओ किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर किसी को डाउट है तो बताओ। लेड स्टोरेज जो बैटरी है उसके अंदर किसी को डाउट है तो बताओ। वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लेड है पीबी हमारा Pb2 पॉजिटिव में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब वो एनोड का काम करेगा। PbO2 है, PbO2 मतलब +4 है, +4 तो कहाँ जाएगा, +2 में जाएगा। जब +4 +2 में जाएगा तो वो उसका रिडक्शन हो गया, तो वो कैथोड का काम करेगा। ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है आपको, लिख दो। ये है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। चार्जिंग के लिए इसको अपोजिट कर दो, जब चार्जिंग होगी तो जो हमारा सेल है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह फिर वो काम करेगा, ओके। क्लियर है इतना? चलो फिर आ जाता है हमारा निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। मैंने बता दिया निकैड सेल बोलते हैं इसको, जो पहले कैमरा में यूज करते थे, आजकल भी यूज करते हैं, कई जगह यूज करते हैं जहाँ पे AA AAA सेल डलते हैं, बट जहाँ पे रेगुलर डालने पड़ते हैं तो वहाँ पे अपन एक चार्जेबल सेल ले आते हैं मार्केट से, 700-800 रुपए तक के आ जाते हैं नॉर्मल, उसको डालते हैं। तो वही हमारे निकल कैडमियम स्टोरेज सेल होते हैं वो, ओके। उसके भी एक साइकिल होता है, 500-700 बार चार्ज हो सकते हैं इस तरह से, बट फिर भी अच्छा चल जाते हैं। दिस सेल इज यूज इन द कैलकुलेटर्स। हाँ ये कैलकुलेटर में आप इसको बटन सेल मत सोच लेना। हाँ पावर बैंक, पावर बैंक में तो लिथियम आयन होगी ना, पावर बैंक में तो पता नहीं भाई मेरे को, पावर में लिथियम आयन होगी उसके अंदर। इट हैज नो लॉन्गर लाइफ बट इज मोर एक्सपेंसिव। आजकल इसकी काफी अच्छी चल रही है। इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड। यहाँ पे कैडमियम होता है वो एनोड का काम करता है, और जो निकल होता है निकल +4 वो किसका काम करेगा, वो कैथोड का काम करेगा, ओके। मतलब एक लगा लो कि कैडमियम है और एक NiO2 है। अब आपको पता है कि कैडमियम है, कैडमियम का क्या होगा, कैडमियम का ऑक्सीडेशन होगा, तो कैडमियम हमारा कहाँ चला गया, +2 में चला गया, ओके। तो फिर किसका काम करेगा, ये एनोड का काम करेगा। अब ये कि NiO2 है, NiO2 में निकल के ऊपर +4 है, जबकि निकल +2 में जाना चाहेगा तो कहाँ जाएगा, नहीं वो +4 से +2 में जाएगा, ओके। तो निकल कैडमियम हो गया। कैडमियम हमारा कैथोड, जो कैडमियम की रिएक्शन होगी वो एनोड पे होगी, और निकल की जो रिएक्शन होगी वो कैथोड पे होगी। ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहो और बाद में ओवरऑल रिएक्शन लिख लेना, यहाँ पे लिखी नहीं हुई है, ओवरऑल रिएक्शन लिख लेना, ओके। इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एनोड पे क्या रिएक्शन होनी है, कैथोड पे क्या रिएक्शन होनी है, ओके। 1.4 वोल्ट के अप्रोक्स ये जनरेट कर देते हैं ये। क्लियर? हाँ लैपटॉप की बैटरी, हाँ बच्चा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को याद आ गया। इस तरह के ना काफी सारे सेल को कंबाइन करके उनको लगा के एक साथ, तो वो लैपटॉप की बैटरी की तरह भी काम करते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि उसको पूरे बहुत सारे सेल लगा लेंगे, ये कम से कम 20-30 सेल लगा लेते हैं आपस में, उनको सारों को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव को, और फिर उसको उससे फिर आप चाहे पावर बैंक बना लो, चाहे आप लैपटॉप की बैटरी बना लो। देखा होगा शायद आपने ये सुना है, देखा है कभी ये? मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कहाँ पे ये यूज करते हैं। हाँ पावर बैंक, शायद पावर बैंक में मैं श्योर नहीं हूँ। जैसे काफी सारे निकल कैडमियम सेल लेते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करते हैं,
कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं, वो तो उससे करते हैं ना सोल्डर से, उसके ऊपर जैसे ये हमारे पेंसिल सेल हैं सारे, ये मतलब ये है, तो जितने भी ऊपर पॉजिटिव वाले हैं उसको एक वायर के थ्रू ऊपर कनेक्ट कर देते हैं सोल्डर से, यहाँ पे उसको वो टांके से लगा देते हैं यहाँ पे, और नीचे भी उसको कनेक्ट कर देते हैं। तो एक तरह से ये हमारा बड़ी बैटरी की तरह काम करता है भाई। हाँ, लैपटॉप में 5-6 तो करते हैं। अब मान लो एक 1.4 वोल्ट जनरेट करा है हमने, 5-7 लगा दिया तो काफी जनरेट हो गया ना, और ये रिचार्जेबल भी है, तो उस तरह से ये यूज भी करते हैं। आपने शायद 5 मिनट क्राफ्ट्स में देखा नहीं। चलो, ये निकल के बस पता होना चाहिए रिएक्शंस क्या हो रही है आपको, और समझ गए हो बस जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। और नेक्स्ट है हमारा फ्यूल सेल। फ्यूल सेल तो भाई यूज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक आप इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डाल रहे हो, इसको यूज करते जाओ। ये हमारे फ्यूल सेल होते हैं, ये वहाँ पे जैसे स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारा फ्यूल होता है ना उसका कंबशन होता है, जो हमारा फ्यूल होता है उसका कंबशन होता है, ओके। और जैसे लिखा हुआ इन द फ्यूल सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय कंबशन, जो भी कंबशन होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वही हमारा, उसको अपन फ्यूल सेल बोलते हैं, ओके। देन इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, H2O2 सेल बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे फ्यूल सेल होते हैं आजकल, बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, बट ये पहले हमारे सिलेबस में ही है H2O2 फ्यूल सेल, ओके। और स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर इसमें यूज करते हैं। उसमें यूज करने का फायदा भी देखो, आपको पता है ना, स्पेस क्राफ्ट्स के अंदर वही चीजें यूज की जाती हैं जिनका जो वेस्ट है ना, वेस्ट भी अपन यूज कर सकें, जिनका वेस्ट भी हम इसमें यूज कर सकें। इसके अंदर खास बात क्या होती है, जब इसकी रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन में भी बताऊंगा आपको, देखो ये रिएक्शन, हमें वाटर मिलता है, हमें क्या मिलता है, हमें वाटर मिलता है। अब कोई कोई स्पेस में जा रहा है, स्पेस में फ्यूल सेल लेके जा रहा है, फ्यूल सेल काम कर रहा है वहां पे स्पेस में, तो उनको पानी लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब फ्यूल सेल से ही वाटर मिल जाता है, वो पानी लेके नहीं जाएंगे भाई, वो फ्यूल सेल से ही वाटर ले लेते हैं। तो स्पेस में ऐसी चीजें यूज की जाती हैं जहां से पीने लायक पी लेते हैं यार वो, हाँ पीने लायक ही होता है वैसे ये। मतलब आगे कुछ फिल्टर करते होंगे, बट इसका यूज करते हैं वो। सो स्पेस में ऐसी चीजें यूज की जाती हैं, तो जाके जो उनका जो बाकी चीजें भी हैं उससे मल्टीपल यूज अपन कर सकें उसका, ओके। सो जो ये हमारा फ्यूल सेल है, देखो होता क्या है कि एक तरह से हम ऑक्सीजन को इंजेक्ट करते हैं, दूसरी तरफ से हम हाइड्रोजन डालते हैं। एक तरफ से हाइड्रोजन गैस डालेंगे, दूसरी तरफ से ऑक्सीजन गैस डालेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन का सिलेंडर होगा, इस तरह से, ओके। जो बीच में होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, कैथोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये कैथोड होगी और ये एनोड। और बीच में क्या डाला हुआ है, बीच में वाटर के साथ थोड़ा सा बेस डाला हुआ है, कंसर्नेड एक्वस QH डाला हुआ है, ओके। एनोड ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग वाटर सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट, ये नोड का काम करेगा और ये कैथोड का काम करेगा, ओके। चलो एक बार देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन, ऊपर भी लिखा हुआ है, हाँ। इट कंसिस्ट ऑफ पोरस कार्बन कंटेनिंग सुटेबल कैटलिस्ट, हाँ पोरस जो कार्बन है इसके अंदर हम सुटेबल कैटलिस्ट का भी यूज करते हैं, पैलेडियम प्लेटिनम इनका भी यूज करते हैं इसके अंदर, कार्बन इलेक्ट्रोड्स के अंदर। कंसंट्रेटेड KOH और NOH सॉल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, मतलब ना यहाँ पे KOH या फिर NOH का सॉल्यूशन डालते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर बबल्ड थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड, यहाँ से हम H2 और O2 गैस को इंजेक्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, थ्रू द पोरस इलेक्ट्रोड इनटू द KH सॉल्यूशन, ओके। तो होता क्या है हमारा, देखो जो एनोड है, एनोड पे हमें पता है कि एनोड पे क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। अब हमें पता है कि H2 के ऊपर H2 का चार्ज कितना, H2 का चार्ज 0 है, और जब वो इसके अंदर जाएगा H2 के अंदर, तो चार्ज कितना होगा इसका, +1, तो इसका क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है, ओके। जो हमारा कैथोड है, देखो इसको ना आप ऐसे लगा सकते हो, हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना, उसका अपोजिट है ये, जो हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसके अपोजिट होगी ये वाली रिएक्शन। जो O2 है हमारा, O2 के ऊपर चार्ज कितना है, 0 है, और यहाँ पे कितना है, -2 है। तो ये देखो एक O2 के मॉलिक्यूल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 2 H2O चाहिए, तो क्या बनेगा, 4 OH नेगेटिव बनेगा। और O2 से क्या बना, फिर O2 से हमारा OH नेगेटिव बना, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज हो गया, -2। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होती है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होती है। हमें बाद में वाटर मिलता है, इसका भी अपन यूज कर लेते हैं वहाँ पे, ओके। शुरू में इसको स्टार्ट करना पड़ता है फ्यूल सेल को, इसको यूज शुरू में करना पड़ता है, इसको स्टार्ट करना पड़ता है।
उसके बाद ये फिर फ्यूल सेल हमारा काम करना शुरू कर देता है। एक तरह से ऑक्सीजन डालते रहेंगे, हाइड्रोजन डालते रहेंगे। जब तक आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन डालोगे तब तक ही सेल हमारा ये काम करेगा, उसके बाद फिर ये सेल हमारा काम नहीं करेगा ये। ओके, क्योंकि जैसे इसका इसका पूरा का पूरा सेल कंप्लीट हुआ तो यहाँ से फिर जो है ये अटैच है, यहाँ से फिर आगे जो भी हमें इस एनर्जी को जिसमें भी हमें कन्वर्ट करना है उसके साथ फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो वो जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो भी हमें यूज़ करना है वहाँ पे उसके साथ फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर तो खैर इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा डिटेल में मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, थोड़ा बहुत तो बस बताया हुआ, यहाँ से H2 डालेंगे, यहाँ से O डालेंगे, इतना कोई खास कंस्ट्रक्शन है नहीं इसका हमारे उसके अंदर, ना एनसीईआरटी में दिया हुआ ना नॉर्मल हमें बुक्स में मिलता वो। ओके, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज तो यही है कि ये नेवर बिकम डैडी, ये कभी डैडी नहीं होते, ये कभी डैडी नहीं होंगे। जब तक आप H2O2 डालते रहोगे तब तक रिएक्शन चलती रहेगी और आपका सेल काम करता रहेगा, बंद करोगे तो नहीं चलेगा। दिस सेल्स आर मोर एफिशिएंट, ये एफिशिएंट बहुत होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जो दूसरे सेल्स होते हैं ना, जितनी उनकी एफिशिएंसी है उतनी एफिशिएंसी की तरह वो कभी काम ही नहीं करते। मतलब अगर उनकी जो 30 to 40% एफिशिएंसी में काम करते हैं बाकी सेल, बट इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60 to 70% एफिशिएंसी होती है। अब आपने घर में से सोलर पैनल लगा रहे हो, सोलर पैनल की आपने कभी एफिशिएंसी सुना है कितनी एफिशिएंसी है उसकी? उसकी एफिशिएंसी सिर्फ 7% होती है, वो भी मैक्सिमम है 7% भी। कोई अच्छी वाली कंपनी मतलब 7% तक दे देगी एफिशिएंसी। बाकियों की जो एफिशिएंसी होती है वो 4 से 5, 6 में ही खेलते हैं। सोलर सेल होते हैं, तभी देखा ना बहुत सारे लगाने पड़ते हैं, तब भी जाके तभी हमारी 2 इन्वर्टर की बैटरी चार्ज होती है। मतलब 3-4 पैनल लगाओगे तब जाके 2 इन्वर्टर की बैटरी को चार्ज करेंगे, इतने सारे लगाने के बाद। मतलब इतना 30-40 हजार लगाने के बाद भी 2 बैटरी चार्ज कर रहे हैं वो। ओके, तो वही है, अगर आपको ज्यादा इससे चाहिए तो आपको पूरे बहुत सारे लगाने पड़ेंगे सोलर पैनल, कम से कम 10-15 लगाने पड़ेंगे, तब यह है कि आपके पूरे घर का लोड चल सकता है, तब आप उस पर इन्वर्टर एसी अच्छे से चला सकते हो। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, इतनी लेते हैं, इतनी 7% एफिशिएंसी होती है। ओके, बट आजकल इसके अंदर बहुत एडवांस टेक्निक्स के ऊपर बहुत काम चल रहा है सोलर सिस्टम के ऊपर। तो इसके अंदर क्वांटम डॉट एक नई टर्म है, क्वांटम डॉट। क्वांटम डॉट बेस्ड हमारे आने वाले हैं सोलर पैनल, बहुत जल्द आने वाले हैं ये, इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है। इनकी एफिशिएंसी बोला गया है कि ये 40 to 50% एफिशिएंट होंगे ये। अब 40 to 50% एफिशिएंट का मतलब देखो कितना गुना ज्यादा हो गया। मतलब अगर हम 5 नॉर्मल सोलर पैनल लगाएंगे ना तो वो एक काम करेंगे क्वांटम डॉट, मतलब क्वांटम डॉट एक का काम कर देंगे। ओके, आपने सुना होगा QLED, सुना हुआ है QLED? ऐड देखी होगी टीवी के अंदर, QLED सुना हुआ? QLED किसने सुना? QLED आजकल QLED आ रहे हैं, मतलब हाँ QLED सुना होगा। जैसे नॉर्मल अब एलईडी ले रहे हैं हम अपन, सोनी के कर्व टीवी, QLED आ रहे हैं वो, हाँ ऐड के अंदर। तो क्यू का मतलब क्वांटम डॉट ही होता है, यहाँ पे क्वांटम डॉट बेस्ड एलईडी आ रहे हैं। उससे क्या होता है, OLED भी थोड़ी उसी की जैसी ही टेक्निक है, QLED जैसी ही है, क्वांटम डॉट बेस्ड आ रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो कलर है ना, कलर बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कलर दिखेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो क्वालिटी है टीवी की तभी पता चलते हैं हमारे एलईडी की, जब उसमें जो कलर है, कलर सैचुरेशन अच्छा हो, हमें कलर बिल्कुल जो है एग्जैक्ट वही दिखे। ओके, अब है तो है तो ऑरेंज दिखा में अलग रहा है दिखा में रेड सा रहा है, तो वो थोड़ा सा कलर सैचुरेशन का मेन फंडा होता है इनका। ओके, तो तभी QLED आ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लेते हैं और जो उसकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। ओके, बट वही उसके साथ साथ कॉस्टली भी है ये। अच्छा, कुछ एडवांटेज है फ्यूल सेल की मैंने बता दिया। दे डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन अनलाइक थर्मल पावर प्लांट्स, ये कोई पोल्यूशन वो नहीं करते ये। ओके, क्योंकि वेस्ट भी इसका वाटर ही है, रिएक्शन होगी तो वाटर ही निकलेगा, तो कोई भी इसमें पोल्यूशन नहीं होता। डिफिकल्टीज क्या होती है? डिफिकल्टीज होती है क्रोसिवनेस, नेचर के इलेक्ट्रोलाइट इसमें डालते हैं तो कैटलिस्ट वगैरह थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, ऑब्वियसली स्पेस क्राफ्ट में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, इसलिए इसको नॉर्मल यूज में यूज नहीं किया जाता। ओके, और थोड़ा सा ये भी सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में थोड़ा सा जो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो ये फ्यूल सेल है ये हमारा नॉर्मल है, बिल्कुल बेसिक है। अब एक्चुअल में क्या फ्यूल सेल है वो तो नहीं है यहाँ पे, वो तो सर्च करना पड़ेगा, एक बार देख लेना उसको। ये तो बिल्कुल बेसिक बता रहा है कि यहाँ से ऑर्डर डालेंगे, यहाँ डालेंगे, बट एक्चुअल में फ्यूल सेल को बनाना और उसको यूज करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल टास्क है ये, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी, इलेक्ट्रोलाइट भी है, गैस भी डाल रहे हैं और सॉलिड भी इलेक्ट्रोड काम कर रहे हैं, तो तीनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। ओके, प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग गैसेस फ्यूल्स एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अब देखो इसके अंदर जो हम दे रहे हैं, जो हम इनपुट डाल रहे हैं वो गैसेस फ्यूल डाल रहे हैं। अब कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है, कहीं पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के ऊपर तो जो गैसेस हैं तो वो वही है कि उनका नेचर चेंज हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग है कि उसमें फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि गैसेस फ्यूल है ना, टेम्परेचर कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो थोड़ा सा वो लिक्विफाई हो जाएगा, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है तो फ्यूल सेल में। हाँ जी बताओ, इतना ही है शायद फ्यूल सेल हमारा। हाँ, क्लियर है फ्यूल सेल?
नॉर्मल बस आपको फ्यूल सेल लिखना और नॉर्मल उसकी रिएक्शन लिखनी है, और उसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं उसमें ज़्यादा। हाँ जी क्लियर, फटाफट बताओ। चलो छोटा सा टॉपिक रह गया आपका। हाँ याद देखो करना ही पड़ेगा हर एक का ना, देखो मैं बता रहा हूँ हर एक का आपको टेबल बनानी लास्ट में, कैथोड नोड याद करने हैं बस, कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, नोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, बस और कुछ नहीं करना। देख लेना सेल बनाते कैसे हैं सीबीएसई के अंदर बोर्ड से, जब आप पहले तैयारी करोगे एक बार देख के चले जाना बस। ओके, और नेक्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा कोरोजन। ओके, अब कोरोजन देखो हमें पता है कि हम कोरोजन के अंदर वैसे तो 3 हैं हमारे बेसिक, हम 3 पढ़ते हैं 10th क्लास में पढ़ा होगा। आयरन का पढ़ा होगा आपने, कॉपर का पढ़ा होगा आपने, और आपने सिल्वर का पढ़ा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग टर्म सिर्फ आयरन के लिए यूज करते हैं। आयरन का क्या बनता है, आयरन का ऑक्साइड बनता है। कौन सा ऑक्साइड बनता है, Fe2O3.XH2 ये बनता है इसका। ओके, कॉपर का क्या बनता है, बताएगा मेरे को कॉपर का क्या बनता है भाई कॉपर का क्या बनता है जब रस्टिंग होती है मतलब कोरोजन होता है सॉरी कॉपर का, तो क्या बनता है, बिल्कुल सही हाँ। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर का, बेसिक कॉपर कार्बोनेट का मतलब है कि CuOH ट्वाइस, बेसिक कॉपर कार्बोनेट CuCO3, कॉपर हाइड्रोक्साइड कॉपर कार्बोनेट, बेसिक कॉपर कार्बोनेट याद रखना आपने, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। सिल्वर का बताओ, सिल्वर क्या बनता है, सिल्वर का, सिल्वर का क्या बनता है, सल्फाइड बनता है। आपको पता नहीं आयरन का कलर तो क्या हो जाता है इसका, तो रेडिश ब्राउन कलर होता है, कॉपर का कलर ग्रीन होता है, सिल्वर का कलर ब्लैक होता है, और ज्यादातर सल्फाइड्स ही हमारे ब्लैक कलर के होते हैं। सल्फाइड्स ऑलमोस्ट ब्लैक कलर के होते हैं। आगे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे, इनऑर्गेनिक करेंगे, तो यही कलर वाला सीन है सारा। बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी तो देखोगे सल्फाइड्स जो है वो ब्लैक कलर के बन रहे हैं। ओके, तो भैया कोरोजन क्या होता है, स्लोली हीटिंग ऑफ मेटल बाय, जो लिखा हुआ है आपको पता है बचपन से, मॉइस्चर कांटेक्ट में आएंगे तो ऑक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट ये बनेगा उसके अंदर। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन का बताया हुआ है Fe2O3.XH2O। ठीक है, अच्छा वहां पे जैसे अपन 10th में करते थे तो वहां पे नॉर्मल करते थे कोरोजन क्या होता है, ठीक है जी रिएक्शन लिख दी उसकी हमने, आयरन से आयरन ऑक्सीजन डाल दिया हमने, वाटर डाल दिया, चलो Fe2O3.XH2 डाल दिया, नीचे हमने रेडिश ब्राउन कलर लिख दिया। बट इस रिएक्शन को ना अपन करेंगे अब एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बोलते हैं कोरोजन के बारे में, उसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कोरोजन वाला। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमें बताएगी कि कोरोजन कैसे होता है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के बेस पे अपन करेंगे। देखो ठीक है, तो इसमें ना 3 से 4 स्टेप हैं, 3 to 4 मेन जो स्टेप हैं, 3 से 4 स्टेप हैं, 5 लिखे हुए हैं ये बुक के अंदर, 2 स्टेप का 1 स्टेप भी बना रखा होता है। ठीक है, सो 4 से 5 स्टेप टोटल है हमारे पास। होता क्या है, एक एक स्टेप को हम देखेंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर देखो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये बोलता है कि जैसे जो हमारे पास जो आयरन है ना, आयरन है, आयरन के ऊपर ना मॉइस्चर आ गया, मतलब मॉइस्चर मतलब वाटर के वेपर्स आ गए। देखो वाटर वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, कहते हैं सबसे पहले क्या होता है, मेटल की सरफेस पे वाटर के वेपर आ जाते हैं, और वो अब एटमॉस्फेयर में तो CO2 गैस होती है, तो वाटर के वेपर CO2 से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना देते हैं वो, H2O प्लस CO2। और हमें पता है कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ठीक है, हमें वहां से H पॉजिटिव मिल जाते हैं। ओके, H2CO3 एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट और हमें H पॉजिटिव की फॉर्म में वो मिल जाता है। ओके, कहने का मतलब है कि मेटल की सरफेस पे वाटर वेपर आए, जैसे पानी जैसे मर्जी आया, बारिश का आया, जैसे मर्जी आया वो और हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस भी है, और उसके बाद क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, मतलब H पॉजिटिव आ गए वहां पे मेटल की सरफेस पे, बाद में क्या आ गया, H पॉजिटिव आ गए। ओके, चलो अब मेटल की सरफेस पे H पॉजिटिव आए हैं, होता क्या है यहाँ पर, अब देखो H पॉजिटिव आए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या है यहाँ पे H पॉजिटिव आए हैं, आयरन इन कॉन्टेक्ट विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव अंडरगो ऑक्सीडेशन। अब देखो मेन ना भाई यही है, अगर हमारा H पॉजिटिव आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा आयरन है, यहाँ पे H पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारा आयरन है। ओके, अब मेरे को ये बताओ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कितना है किसी के पास इलेक्ट्रोकेमिकल शायद लिखा हो इसके अंदर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कितना है, लिखा होगा यहाँ पे, भाई पक्की बात है, देखना स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आयरन का कितना होता है, बताओ भाई, एनसीईआरटी ले रहे होंगे ना कोई तो, आयरन की वैल्यू देखो कितनी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, Fe पॉजिटिव में गया ये देखो, हाँ ये आई सही वैल्यू, -0.44, 44 है, हाँ 44 होगी, ठीक है बिल्कुल सही है।
-0.44। ओके, और हमें पता है कि H पॉजिटिव की तो H पॉजिटिव तो अपना शी हो गया एक तरह से, H पॉजिटिव का तो क्या हो गया, और रेफरेंस में 0 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल कम होने का मतलब है दूसरों क्या करेगा, रिड्यूस, खुद का क्या होगा, उसका खुद का उसका ऑक्सीडेशन होगा, खुद का क्या होगा, उसका खुद का उसका ऑक्सीडेशन होगा। तो फिर जैसे H पॉजिटिव बनता है तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। आयरन कहाँ जाएगा, आयरन Fe से Fe2 पॉजिटिव में जाता है। आयरन कहाँ जाता है, Fe कहाँ जाएगा, हमारा Fe2 पॉजिटिव में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाते हैं वहाँ पे। ओके, ये कब होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और H पॉजिटिव की प्रेजेंस में होता है। ओके, क्यों होता है ये, क्योंकि साथ साथ एक रिएक्शन और हो रही है, और रिएक्शन क्या हो रही है, वो रिएक्शन ये हो रही है, मतलब ये और ये रिएक्शन, ये जो हमारा ऑक्सीजन है 0 है, यहाँ से 0 से कहाँ गया, -2 में गया। ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, और आयरन का क्या हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन हो गया। कहने का मतलब है कि जो हमारा पहले आयरन था, आयरन के ऊपर वाटर के वेपर आए, वाटर के वेपर ने एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है, CO2 गैस के साथ उसने कॉन्टैक्ट में आई, उसके बाद H पॉजिटिव बन गए। H पॉजिटिव बनने के बाद क्या हुआ, वो मेटल की सरफेस पे H पॉजिटिव बन चुके हैं। अब मेटल की सरफेस पे H पॉजिटिव बन गया वहां पे। अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो फिर ऑक्सीजन की H पॉजिटिव के साथ तो मतलब एक ये रिएक्शन होगी यहाँ पे, तो ये काम करेगा, मतलब यहाँ पे ये होगी, रिडक्शन होगा। और आयरन का क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, आयरन का तो आयरन का ये ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो ये होती है। कहने का मतलब है कि अगर हम इस रिएक्शन को रोक पाए ना, हम प्रिवेंट क्यों करते हैं, हम बोलते हैं ना भाई, आगे मैं बताऊंगा भी इसके प्रिवेंशन करेंगे हम कि कोरोजन कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बस आप इस रिएक्शन को स्टॉप कर दो तो कोरोजन कभी नहीं होगा आयरन का। अगर आप इस रिएक्शन को स्टॉप कर दिया आपने तो कभी भी कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, आप H पॉजिटिव बनने ही ना दो, कभी भी कोरोजन नहीं होगा। ओके, तो वही तरीका है ये। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ, यहाँ पे इसका रिडक्शन हुआ, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये आ गई है, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये आ गई यहाँ पे। ओके, द इलेक्ट्रॉन माइग्रेट थ्रू द मेटल एंड द रिड्यूस। देखो जहाँ से Fe पॉजिटिव में गए, 2 इलेक्ट्रॉन मिले, इस 2 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन ने H पॉजिटिव के साथ किया, यहाँ से 2 बार करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, और फिर H2O बन गया, वाटर के वेपर बन गए। ओके, H2O बन गया। तो ओवरऑल रिएक्शन लिखिए, ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये होगी है। अब जो हमारा फेरस आयन है, यहाँ से जो आया ना फेरस आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। ये इसके साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा, Fe2 पॉजिटिव। हाँ, गैल्वेनेटेड जिंक वो बताऊंगा मैं अभी आगे। तो ये क्या बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनाएगा बाद में। ओके, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में क्या आता है, लास्ट में तो हम इन दोनों स्टेप को ऐसे एक ही स्टेप लिखते हैं, लास्ट में फिर हाइड्रेशन हो जाते हैं। जो फेरिक ऑक्साइड बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स और आते हैं, तो Fe2O3.XH2 हमारा लास्ट में ये कंपाउंड बन जाता है फिर। ओके, 5 रिएक्शन है ये, 5 की 5 आपको याद करना है, बिल्कुल ऐसे स्टेप वाइज आपको लिखना है, ये बिल्कुल सेम करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इफ वाटर इज सलाइन देन इट हेल्प्स टू फ्लो ऑफ करंट एंड इंक्रीज द कंडक्टेंस। कह रही है अगर हमारा वाटर हमारा सोल्टी है तो उससे क्या होगा, उससे कोरोजन बहुत जल्दी हो जाता है। सोल्टी वाटर डालो, नॉर्मल वाटर डालो, कोरोजन जल्दी होगा उससे, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है तो मतलब वो कंडक्टेंस क्या करेंगे, इंक्रीज हो जाएगी, और कंडक्टेंस इंक्रीज होगी तो कोरोजन बहुत जल्दी होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होंगे वहाँ पे। ओके, तो यही हमारी बेसिक रिएक्शंस हैं, इसी को आपने याद करना है। देखो, नोट इन स्टेप 3, H पॉजिटिव आयन आर फेवरेबल फॉर द रिडक्शन ऑफ O2 एज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज लोवर्ड और pH इज अबव 9 to 10 डू नॉट करोड। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, चलो ये कह रहे हैं कि जो हमारा थर्ड स्टेप है ना, थर्ड स्टेप ही फेवर कर रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना H पॉजिटिव ही फेवर कर रहा है। कह रहे हैं कि अगर आप pH को बढ़ा दिया आपने, pH को बढ़ाने का मतलब है कि H पॉजिटिव कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है, कि अगर pH इंक्रीज कर दिया तो कोरोजन बहुत ज्यादा कम होता है। एक ये प्रिवेंशन का ये भी तरीका, अगर आप pH को इंक्रीज कर दो तो कोरोजन बहुत कम हो जाएगा। ओके, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी हम उसके ऊपर अगर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो था हमारा क्वेश्चन, बिल्कुल सेम आपने याद करना है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है बोर्ड के अंदर, देखना 5 का आता है, 6 का आता है। जो भी मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन का। पूरा आपको पूरा बोलता है लिखने के लिए, उसका मैकेनिज्म लिखना है आपने पूरे स्टेप 1 पे, जैसे यहाँ पे लिखे हुए बिल्कुल एक्जैक्टली सेम लिखने हैं, सेम डिट्टो कॉपी मार लेना आपने बस। ठीक है, और थोड़े से प्रिवेंशन भी आप लिख सकते हो कि कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले है प्रमोटिंग, फिर कैसे कोरोजन हमारा प्रमोट होता है। प्रमोट जैसे मान लो रिएक्टिविटी से कोरोजन लिखा हुआ है यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, जितनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी मेटल की उतना कोरोजन जल्दी होगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मोशन, अगर एयर होंगे और मॉइस्चर होगा तो कोरोजन क्या होगा, कोरोजन जल्दी होगा। ओके, तो या तो एयर से प्रिवेंट कर लो या फिर मॉइस्चर से कर लो, अगर एक भी चीज से आपने प्रिवेंट कर लिया तो कोरोजन बहुत कम होता है।
वैक्यूम के अंदर तो होता ही नहीं। प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है, देखो ये बहुत खास बात है, जो अपन आयरन यूज करते हैं ना प्योर नहीं है, वो आयरन अपन यूज करते हैं प्योर नहीं है, उसके अंदर बहुत इम्प्योरिटी है उसके अंदर, ठीक है ना। प्योर आयरन का कभी कोरोजन होता ही नहीं, जो प्योर आयरन है उसका कभी भी कोरोजन नहीं होता। जो अपन यूज करते हैं मेटल यूज करते हैं वो सारी इम्प्योर होती हैं, प्योर नहीं है कोई भी उनमें से, ठीक है। प्योर का कभी कोरोजन होता है, प्योर सॉफ्ट होती हैं इवन, तो कोरोजन नहीं होता उनका। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब है कि देखो आपने अगर कहीं भी देखा होगा जहाँ पे बैंड्स हैं और जहाँ पे जॉइंट्स हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे कोरोजन ज्यादा होता है। ये आपने अगर ऑब्जर्व किया है या नहीं किया मेरे को नहीं पता, बट ऐसा देखना अगर कहीं पे कोरोजन हो रहा है जहाँ पे बैंड्स है जॉइंट्स है वहां पे कोरोजन ज्यादा होता है, वहां पे हल्का हल्का सा ब्राउन कलर की लेयर जल्दी आएगी एज कम्पेयर टू दूसरी साइड, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया वही है कि जैसे हमारा सैलिन वाटर है, नॉर्मल वाटर है, एक हमारा क्या है उसके अंदर सोल्ट है, सोल्टी वाटर है, तो सोल्टी वाटर से जल्दी होगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आ गया, इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो गया, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी होते हैं, तो कोरोजन भी हमारा जल्दी होता है। ओके, सो ये थे जिसको जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं। ओके, अब हम करेंगे जो कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। जो कोरोजन को प्रिवेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, बैरियर प्रोटेक्शन में वही लिखा हुआ है भाई, द मेटल सरफेस इज कोटेड विद अ पेंट, पेंट लगा दो, बैरियर लगा दिया हमने भाई, एयर मोशन से बता देगा, रेगुलर टाइम पे साल 2 साल में उसको पेंट करते रहो तो कोरोजन नहीं होगा। कोई लेयर लगा दो ऑयल की, ऑयल ग्रीस लुब्रिकेंट्स लगा दो तब भी कोरोजन नहीं होगा। ओके, या फिर जैसे मेटल है तो उसको क्या कर दो, उसको कोटेड कर दो उसके ऊपर, ठीक है ना, उसको उसके ऊपर कोटिंग कर, जो नॉन कोरोडिंग मेटल है उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर दो। ओके, गैल्वेनाइजेशन भी होता है, गैल्वेनाइजेशन अलग है, उसके ऊपर उसकी कोटिंग कर दो तो आयरन को उससे भी बचा सकते हैं। ओके, एक है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, ये क्या, हाँ ये गैल्वेनाइजेशन इसी के अंदर बात कर रहे हैं, वही है कि इन दिस मेथड आयरन सरफेस इज कवर्ड विद मोर रिएक्टिव मेटल। देखो मोर रिएक्टिव, जो ऊपर वाली कोटिंग है, ऊपर वाली कोटिंग में हम लेस रिएक्टिव कर रहे हैं, लेस रिएक्टिव मतलब उसका कोरोजन होगा ही नहीं कभी भी, ठीक है। और गैल्वेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन के अंदर हम ऊपर जिंक की लेयर करते हैं। अब जिंक की लेयर का, जिंक की लेयर का मतलब है कि हम उसके ऊपर उसकी लेयर करेंगे आयरन के ऊपर जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, covered with a more reactive metal than iron. The more reactive metal lose electron and convert into ionic state. With the passage of time, the more reactive metal get consumed and it will protect iron from rusting. ऐसा क्यों होता है? 10th में पढ़ा था ये पॉइंट। देखो ऐसा क्यों होता है, हमने देखो आपा तो एक तो आयरन को कोरोजन से बचा रहे हैं और उसके ऊपर हम उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, हम ज्यादा रिएक्टिव मेटल का कोरोजन जल्दी होगा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, बताओ। बताओ क्यों होगा ऐसा। आयरन तो बच जाएगा, स्टेबल है, आयरन बच जाएगा, आयरन तो बचेगा ही, हाँ, ताकि वो पहले करोड़ हो जाए। इसका रीजन ये भी है, देखो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, देखो ध्यान से सुनना इस बात को, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन से ज्यादा रिएक्टिव का मतलब है उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा भाई, नेगेटिव में ज्यादा होगा। कंपेयर कर लो, जिंक का -0.76 है, आयरन का -0.44 है, तो उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उनका खुद का क्या होगा, खुद का उनका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और अगर उसको खुद का ऑक्सीडेशन होगा ना तो वो आयरन का ऑक्सीडेशन कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो आयरन का ऑक्सीडेशन कभी नहीं होने देंगे। क्योंकि हमें पता है ना कोरोजन के अंदर क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन होता है। भाई हमने उसके ऊपर लेयरिंग कर दिया तो उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, आयरन का नहीं होगा, ठीक है ना। तो वही उसको खुद का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, मोर रिएक्टिव मेटल गेट कंज्यूम्ड एंड इट विल प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, तो आयरन को क्या करेंगे, रस्टिंग से बचाएंगे। प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग अप्लाइंग जिंक लेयर करते, उसी को अपन गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, बेसिक से है, बाकी जब मेटलर्जी वाला चैप्टर करेंगे हम, मेटलर्जी वाले चैप्टर के अंदर अच्छे से करेंगे इसको, मतलब वहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस आते हैं और पूरा मेथड ही है वहाँ पे, तो ये नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। भाई ये भी एक टाइप की है, कैथोडिक प्रोटेक्शन ही बोलते हैं इसको। देखो होता क्या है, हमें पता है ना इसके अंदर क्या, जैसे ऊपर कोरोजन था तो आयरन का क्या हो रहा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये इस स्टेप के अंदर आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि हम आयरन का ऑक्सीडेशन कराने ना दें, हम आयरन का ऑक्सीडेशन ही ना कराने दें उसको, कहने का मतलब है कि जो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, हम आयरन को बार बार इलेक्ट्रॉन देते रहे, मतलब आयरन Fe पॉजिटिव में गया, अपन उसको दोबारा से इलेक्ट्रॉन दे दिया, फोर्सफुली दे दिया हम इलेक्ट्रॉन, ताकि Fe पॉजिटिव हमारा Fe के अंदर आ जाए। तो क्या आयरन Fe पॉजिटिव में कभी रह पाएगा, नहीं रहेगा, आयरन कहाँ रहेगा, Fe में रहेगा।
तो उससे उसका कोरोजन नहीं हो पाएगा। जब Fe2 पॉजिटिव में ही नहीं जाएगा तो कोरोजन कहाँ से होगा, ठीक है ना। सो वही लिखा हुआ, इन दिस मेथड आयरन ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू अ मोर रिएक्टिव मेटल थ्रू अ वायर। मोर रिएक्टिव मेटल से कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू, ताकि मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल का तो ऑक्सीडेशन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जैसे Mg के साथ कनेक्ट कर दिया भाई, Mg का तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब Mg का ऑक्सीडेशन होगा तो Mg के इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफर हो गए, इस पे आगे ट्रांसफर हो गए। और Fe हमारा Fe2 पॉजिटिव में आ गया था, Fe2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, फिर रिडक्शन हो जाएगा और दोबारा से वो Fe में चला जाएगा। कभी Fe2 पॉजिटिव बनेगा तो सही, दोबारा से Fe चल जाएगा, बनेगा दोबारा से Fe चला जाएगा। जैसे जैसे उसको इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव आएगा वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा और Fe में कन्वर्ट होता रहेगा। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो हर किसी को चाहिए, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव भी है बट अगर उसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे तब भी वो इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ओके, the electrons are transferred, लिखा हुआ, through the wire to H positive ion present around the iron and protected from rusting। उसको रस्टिंग से क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। ये मेथड शायद आपने पहले नहीं करा होगा। हम उसको टाइमली इलेक्ट्रॉन देते रहे, कहने का मतलब है कि Fe2 पॉजिटिव दोबारा Fe में कन्वर्ट होता रहे, और Fe2 पॉजिटिव सेट कभी नहीं आएगी। सर समझ नहीं आया। ओके जी, किस किस को समझ नहीं आया ये वाला मेथड? चलो देखो, हम देख रहे हैं ना, जो हमारा आयरन है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, ये मान लें ये हमारा आयरन का ब्लॉक है, ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। आयरन का ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कि Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, आयरन जा रहा है। हमने इसके साथ एक ब्लॉक लगा दिया मैग्नीशियम का, ठीक है। अब मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव है, जो बहुत रिएक्टिव है। अब मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है, और अगर इस मैग्नीशियम के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत कम है तो आयरन का तो करेंगे ये रिडक्शन, मैग्नीशियम का खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैग्नीशियम का खुद का हो गया ऑक्सीडेशन, ये रहा, ठीक है। अब जो ये मैग्नीशियम का खुद का ऑक्सीडेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन हमारा चला गया और उसकी वजह से रस्टिंग की वजह से Fe2 पॉजिटिव में चला गया है, Fe2 पॉजिटिव वाली स्टेट आ गई है। तो जैसे ही आयरन हमारा Fe2 पॉजिटिव में जाएगा तो मैग्नीशियम का हो जाएगा, सेल हमारा कंप्लीट होगा। जैसे सेल हमारा कंप्लीट होगा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे Fe2 पॉजिटिव के पास, और Fe2 पॉजिटिव दोबारा से वो कहाँ जाएगा, Fe के अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे कोरोजन होगा Fe हमारा Fe2 पॉजिटिव में जाएगा, और जैसे Fe2 पॉजिटिव में जाएगा रिएक्शन होगी, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे दोबारा से Fe2 पॉजिटिव के पास और हमें दोबारा से मिल जाएगा Fe। ये बार बार होता रहेगा। अब क्या Fe2 पॉजिटिव में रहेगा आयरन, क्या Fe2 पॉजिटिव की स्टेट में आयरन रहेगा या नहीं रहेगा? Fe2 पॉजिटिव के फॉर्म में आयरन नहीं रहेगा, क्योंकि बार बार वो Fe की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाँ, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टॉप करना है। बस मैं वही तो बोल रहा हूँ, आयरन का ऑक्सीडेशन हमने स्टॉप करना है। आयरन Fe2 पॉजिटिव में जा रहा है, बस उसी को रोक दो। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, आपने उसको दोबारा से रिडक्शन करा दिया। Fe2 पॉजिटिव तो बन रहा है, पर हमने दोबारा से उसको Fe में बना दिया। तो क्या Fe2 पॉजिटिव में रहेगा? जब रहेगा नहीं तो ऑक्साइड नहीं बनाएगा, उसका फेरिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, तो फिर आगे ब्राउन कलर का कंपाउंड भी फॉर्म नहीं होगा। बस हमने रोक दिया उसको वहां पे, वही है हमारा, ठीक है जी। हाँ जी, किसका डाउट था? चलो एंटी रस्ट सॉल्यूशन भी डाल देते हैं कुछ। कार इंजन के जो रेडिएटर होते हैं उसके अंदर एंटी रस्ट सॉल्यूशन डालते हैं, जो रस्ट से प्रिवेंट करते हैं। प्रिवेंट अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन आयंस, एल्केलाइन होते हैं ना वो, देखो एल्केलाइन होते हैं, बताया ना, पीएच बढ़ेगा तो H पॉजिटिव नहीं रहेंगे, अगर H पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा हमारा, तो रस्टिंग भी नहीं होगी फिर, ठीक है। तो अगर एल्केलाइन सोल्यूशन है तो जो भी H पॉजिटिव बनेंगे वो H2 में बन जाएंगे, तो उससे क्या होगा हमारा, वो होगा ही नहीं, तो उसको एंटी रस्ट सोल्यूशन बोलते हैं। एंटी रस्ट सोल्यूशन के अंदर मतलब बेसिकली एल्केलाइन सोल्यूशन होते हैं, एल्केलाइन सोल्यूशन। सर बहुत बोरिंग है टॉपिक ये। अच्छा जी, हो गया अब तो खत्म। ओके, खत्म हो चुका है। ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑक्साइड नहीं आएगा, ये गलत है यहाँ पे। बेसिक कॉपर कार्बोनेट कर लेना यहाँ पे, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, ये कर लेना। ओके, बेसिक कॉपर कार्बोनेट कर लेना इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर एक बात और रह गई है, जो हमारा फ्यूल सेल था ना, फ्यूल सेल के क्वेश्चन आता है, शायद थर्मो में अपन ने किया था, पता नहीं किस बच्चे ने किया था या नहीं किया था।
फ्यूल सेल में ना एफिशिएंसी पूछी हुई थी, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी, थर्मो में के अंदर क्वेश्चन था ये, और उसका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा एच। ये फॉर्मूला पता नहीं किस बच्चे ने किया था या नहीं किया था, बच्चे कोई डाउट लेने तो आए थे। खैर उसके अंदर ये फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नोट, नोट में करो डेल्टा जी नोट अपॉन डेल्टा एच नोट इनटू में 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ जाएगा। फ्यूल सेल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, हमें पता है डेल्टा जी नोट क्या होता है, डेल्टा जी नोट होता है यूजफुल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क किया था ना अभी डेल्टा जी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। डेल्टा एच नोट जो हमने दी है, टोटल हीट भी कितनी लगी है, उसमें से कितना हमारा वर्क हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी फ्यूल सेल की। ये फॉर्मूला लिख लेना फ्यूल सेल के अंदर बस। और इसके अलावा कोई इसके अंदर फॉर्मूला, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है कंपटीशन के अंदर, बोर्ड के अंदर तो नहीं पूछता ये, ठीक है। सो बेसिक अपना इतना ही था, चैप्टर खत्म हो चुका है। एक मैं आपको नोट सेंड करूंगा, ये जितेंद्र सर ने बता दिया, अच्छा जितेंद्र सर ने बता दिया था, चलो जी बहुत बढ़िया। एक मैं आपको नोट सेंड करूंगा और एक मैं आपको, शायद मैं खोल पाऊँ तो 2 मिनट, 1 मिनट वेट करो। हाँ ये आपको टेबल दिख रही होगी, दिख रही है टेबल, हाँ ये टेबल बनानी है आपने, ये मैं सेंड कर दूंगा, जीआरबी बुक की टेबल है ये। इस तरह से बनानी है आपको, नेम ऑफ सेल, इसके ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, हाँ नेम ऑफ सेल, ड्राई सेल, बटन सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, फ्यूल सेल, 5 सेल ही किए हमने, दो 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 एक, दो एक एक हैं, दो एक एक हैं और एक का किया, ओके। उसमें कैथोड एनोड कौन काम करेगा, देखो उसमें कैथोड कौन काम करेगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, उसके अंदर रिएक्शन क्या होगी, बस अगर ये टेबल आपने याद कर ली, पूरे का समरी ही यही है, कहने का मतलब ये है जो अपन ने आज किया है, और इम्पोर्टेंट है। बच्चे इसको बोर की कह रहे बोरिंग है, ये है सर मजा नहीं आ रहा, अभी अब तो एंटरटेनमेंट तो खैर इसमें नहीं ला सकते, ठीक है ना, बट आपको याद करना ही है, और अगर आपने याद कर लिया तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बाहर से है, और कोई क्वेश्चन आपको गलत भी नहीं होगा ये, ओके। हाँ सिलेबस में याद तो करना पड़ेगा, और इवन टेबल बना लोगे तो फिर आपको याद भी हो जाएगा, बार बार टेबल को रिवाइज करना है, याद हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप, मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं ज़्यादा खास, ठीक है ना, बोर्ड के अकॉर्डिंग तो आप कर ही लोगे, और कंपटीशन में ये कर लेना बस आपने, ठीक है। इसकी मैं आपको भेज दूंगा, सेंड कर दूंगा, ठीक है। हाँ जी क्लियर है, हाँ इसकी पिक मैं सेंड कर दूंगा, नोट्स में मैं सेंड कर दूंगा आपको, और कुछ बताओ, ठीक है चलो। और कोई डाउट है कुछ पूछना, नेक्स्ट आपको जो चैप्टर होगा सर कराएंगे आपको, सर कराएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब कहने का मतलब है केमिस्ट्री के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। केमिस्ट्री चाहे आप 11th की मतलब 12th से लेके कोई भी हायर केमिस्ट्री तक पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ेंगे, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर कराएंगे, अच्छे से करना है आपने उसको, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का टच आएगा उसके अंदर, आइसोमर्स बनेंगे, आइसोमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आईयूपैक नोमेनक्लेचर भी उसमें आएगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो बहुत बढ़िया टॉपिक है, उसको आपने सबसे ज़्यादा उसके ऊपर आपने एफर्ट लगाने हैं, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे आते हैं उसके ऊपर, ईजी भी होता है, इंटरेस्टिंग भी है वो टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया, मैं आपको मॉड्यूल सेंड कर दूंगा पीडीएफ बना के, उसकी क्वेश्चंस की, किसी के पास अगर नहीं है तो। और सैटरडे को डीपीपी की डिस्कशन करेंगे भाई, सैटरडे को जो हमारी डाउट क्लास होगी उसमें डीपीपी की डिस्कशन करेंगे हम, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्राई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। सो पहले डीपीपी सबने करनी है, जो एक आधे की रहेगी वो भी कर लेना, पहले डीपीपी करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही करेंगे वो क्वेश्चंस मेंस के, ट्राई कर दो करना, और इवन काफ़ी बच्चों ने कर भी लिए हैं क्वेश्चन, ओके। और कुछ पूछना है तो बताओ, चलें फिर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।